हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके बाय विनोद सर में। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है टेंस। इससे पहले हमने 5 लेक्चर्स और ले लिए हैं जिनमें मैंने समथिंग समथिंग सारा बेसिक करवाया है। तो यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो पहले जा कर के बेसिक्स देखिए, जिससे कि आपको आगे पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है। तो जो बेसिक है हमारा वो एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है और उस प्लेलिस्ट की जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है मेन हमारा टेंस है। ये इंग्लिश में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना ना इंग्लिश लगभग अधूरी है। ठीक है। तो टेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है इंग्लिश में। ठीक है। तो आज हम टेंस कुछ अलग अंदाज में पढ़ने वाले हैं, जिसे पढ़ने के बाद बिलीव करना, जिसे पढ़ने के बाद आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व करोगे टेंस के। ठीक है। बशर्ते अपना पूरा ध्यान रखें, बने रहिए हमारे साथ। और टेलीग्राम चैनल में आपको टेंस से संबंधित प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाले जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जो क्वेश्चन समझ ना आए उसको कमेंट में डाल दीजिएगा कि ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है, तो उस क्वेश्चन को मैं अगली वीडियो में ले लूँगा। ठीक है। एंड सेकंड बात, बस 1 महीने की बात और है। 1 महीने बाद हम पैनल पर आने वाले हैं, तब आपसे लाइव इंटरेक्ट भी करेंगे। ठीक है। तो बस 1 महीना और 1 महीने तक आपको हमारे साथ मेंटेन करना है। 1 महीने तक आप वीडियोस में पढ़िए ऐसे ही और प्रैक्टिस करिए टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए, बस पढ़ते रहिए। ठीक है। तो करते हैं हम आज अपने टॉपिक को स्टार्ट, जो कि टेंस है। तो देखिए, आपने टेंस बचपन से पढ़ा ही होगा कि एक्चुअली टेंस होता क्या है ना। तो मैं भी बता दूं आपको। देखिए, टेंस टेंस को कैसे डिफाइन करें, है ना। तो वर्ब की एक ऐसी अवस्था जो किसी घटना या किसी कार्य के होने के समय या अवस्था को प्रदर्शित करे। इंग्लिश में हम बोल सकते हैं द फॉर्म ऑफ अ वर्ब डिनोट्स टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट इज नोन एज टेंस। ठीक है। द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, क्रिया की एक ऐसी अवस्था, दैट डिनोट्स, जो प्रदर्शित करे, किसे, टाइम को, एंड द स्टेट, अवस्था को, ऑफ एन एक्शन, किसी कार्य के और इवेंट या घटना के। ठीक है। यही तो है। अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं, और ए टेंस में डिफाइंड भी एज दैट ऑफ अ वर्ब विच इंडिकेट्स द टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। वही बात है जो हमने आपको पहले बताई, क्या, कि वर्ब की ऐसी अवस्था जो किसी घटना के या फिर किसी कार्य के होने के समय को व्यक्त करे। ठीक है। समय को व्यक्त करे या फिर उसकी अवस्था को बताए। ठीक है। वही क्या होता है, टेंस होता है। यही आपने पढ़ा होगा। देखिए, हम टेंस कुछ अलग अंदाज में पढ़ेंगे, बट अपने बचपन से रिलेट करते हुए, जो हमने बचपन में पढ़ा था। जैसे कि पहले हिंदी देना, उसका फिर इंग्लिश बनाना, है ना। तो हम कुछ ऐसे भी पढ़ेंगे। और जितने भी एडिशनल सेंटेंस आपके, जितने भी एडवांस के जितने भी आपके कॉन्सेप्ट आने वाले हैं टेंस में, वो सारे आपको बताए जाएंगे। सब कुछ बताया जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको आए जा सकते हैं, आ सकते हैं एग्जाम में, और कैसे कैसे आपको क्वेश्चन पुटअप करना है टेंस का। ठीक है। तो बस बने रहिए। आगे देखते हैं टेंस कितने टाइप का होता है ना। तो देखिए, टेंस आपने कॉमनली सुना होगा कि टेंस 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का, 3 टाइप का। वही प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सुना ही होगा आपने, पढ़ा होगा बचपन में, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। बट एक बात मैं आपको बता दूं कि टेंस एक्चुअली 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का, 2 टाइप्स का। क्यों? देखिए, प्रेजेंट और पास्ट को टेंस कहें तो ये ठीक है, बट फ्यूचर कोई टेंस नहीं है। क्यों? अब देखिए, हमने आपको इससे पहले, टेंस से पहले वर्ब पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी? वर्ब। उसमें वर्ब को बताया गया, वर्ब 2 टाइप्स की होती है, जिसमें से पहला टाइप था मेन वर्ब और सेकंड टाइप था हेल्पिंग वर्ब, जिसे एक्जुलरी वर्ब और बोला गया था, है ना। तो एक्जुलरी वर्ब जो थी हमारी, वो 2 टाइप की थी, जो कि एक पहला टाइप था प्राइमरी वर्ब एंड सेकंड टाइप था मॉडल्स। ठीक है। जो प्राइमरी वर्ब्स के अंडर जो आती है ना वर्ब्स, तो वो तो टेंस को व्यक्त करते हैं। किसे? टेंस को, है ना। जो अब देखिए, विल और सेल, फ्यूचर में हम क्या लगाते हैं? विल और सेल। बट विल सेल तो मॉडल्स है ना, है या नहीं। अब मॉडल्स हैं तो किसी टेंस को थोड़ी ना व्यक्त कर रही,
वो तो एक इंसान की मनोदशा को, मन की भावना को व्यक्त कर रही हैं, है ना, कि शायद वो काम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। फ्यूचर है, फ्यूचर का क्या करेक्ट थोड़ी नहीं बताया जा सकता कि फ्यूचर में ऐसा होने ही वाला है, नहीं। एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, इंसान की मनोभावना है वो, ना कि कोई रियल इमिटेंस। बट पढ़ने के तरीके से, अपने इजी कॉन्वीनियंट तरीके के लिए हम इनको टेंस के रूप में कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। पहले बताया मैंने आपको टेंस कितने टाइप के, 3 टाइप के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। अब इनके तीनों के 4 टाइप होने वाले हैं अलग। कौन कौन से टाइप होने वाले हैं? इंडेफिनिट होने वाला है पहला, जिसे हम सिंपल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड होने वाला है कंटिन्यूस, थर्ड परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटिन्यूस, ओके। तो इस टाइप से हमारे 12 पार्ट होने वाले हैं टेंस के। कितने? 12 पार्ट। देखते हैं कौन कौन से होने वाले हैं 12 पार्ट। देखिए, फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट, सेकंड सिंपल पास्ट, फिर सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक है ना। ये कंटिन्यूस वाले होने वाले हैं तीनों, और ये ऊपर तीनों सिंपल वाले होने वाले हैं ना, जिन्हें इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं ना। फिर परफेक्ट वाले होने वाले हैं तीनों, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस होने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, इनमें मैं आपको एक कॉमन चीज़ बता देता हूँ। क्या? देखिए, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, देखिए जहाँ भी आपको कंटिन्यूस दिखे ना, क्या चीज़? कंटिन्यूस, है ना, वहाँ पर आपको वर्ब बता देता हूँ मैं, है ना। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म, जहाँ भी कंटिन्यूस दिखे। अब कंटिन्यूस देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी इसमें, है ना, तीनों में, ठीक है। दूसरी चीज़ ये देखिए, यहाँ कंटिन्यूस दिख रहा है तो यहाँ भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, ठीक है। जहाँ भी आपको परफेक्ट दिखे वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब आप कहोगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें भी तो परफेक्ट दिख रहा है ना, तो इसमें देखिए जो बी है ना, बी की थर्ड फॉर्म लगा दी जाती है, क्या? बीन लगाई जाती है ना, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म भी आती है और फोर्थ फॉर्म भी आती है, तो दोनों यूज होती हैं। वो बी में तो थर्ड फॉर्म यूज कर दी जाती है और फोर्थ फॉर्म मेन वर्ब में यूज कर दी जाती है ना। तो प्रेजेंट जो सिंपल सेंटेंस हैं, सिंपल टेंस हैं, उनको हम साथ के साथ डिफाइन करते चलेंगे, ठीक है। बट परफेक्ट के लिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और कंटिन्यूस के लिए हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, है ना। इसे बस थोड़ा सा ध्यान रखना, आगे काम आएगा, ठीक है। अब देखिए, हम बताए थे आपको कि अलग अंदाज में टेंस स्टार्ट करने वाले हैं ना, तो हम पहले पढ़ेंगे फ्यूचर को, क्योंकि फ्यूचर सबसे छोटा भी रहता है और बहुत जल्दी हो जाएगा ये, है ना। उसके बाद पास्ट एंड उसके बाद प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट शायद सबसे बड़ा होने वाला है, इसलिए प्रेजेंट को बाद में रखा गया है, ठीक है। और प्रेजेंट का ही ज़्यादा यूज होता है और ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं प्रेजेंट से या पास्ट से, और ज़्यादातर प्रेजेंट से ही होते हैं, पास्ट से भी नहीं होते इतने ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप। तो पहले हम फ्यूचर का कर लेते हैं, क्योंकि ये सिंपल पड़ेगा, ठीक है। देखिए, सिंपल फ्यूचर, तो सिंपल फ्यूचर में अपनी एच क्या रहने वाली है? हेल्पिंग वर्ब, सेल और विल, ये तो रहने वाली है। अब देखिए, सेल का यूज कहाँ होगा? वही फर्स्ट पर्सन के साथ। किसके साथ? यदि सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन है तो सेल का यूज होगा। कौन से टेंस में? सिंपल फ्यूचर टेंस में, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? आई और वी। बाकी सारे सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हैं, तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज करेंगे, ओके। और वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, वर्ब की हमेशा इसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं इसको, है ना। देखिए, इफ़ एन एक्शन टेक्स प्लेस इन द फ्यूचर, देखिए इसकी यदि परिभाषा देखी जाए, डेफिनेशन देखी जाए सिंपल फ्यूचर की, तो नॉर्मली सी डेफिनेशन है क्या? यदि कोई कार्य आने वाले समय में घटित हो, तो वो किसके अंडर आएगा? सिंपल फ्यूचर के अंडर आएगा, बस नॉर्मली सी डेफिनेशन है। अब देखिए, मैंने आपको सेंटेंस बताया था, पहले बता चुका हूँ बेसिक्स में, सेंटेंस 5 टाइप्स का होता है, एग्जैक्टली। तो अब यहाँ पर हम सेंटेंस को 4 तरीके से पढ़ते हैं। कितने तरीके से? 4 तरीके से। यहाँ पर सेंटेंस पढ़ने का तरीका कुछ अलग है और वहाँ पर जो हमने सेंटेंस देखे थे वो अलग हैं, है ना। वो एग्जैक्टली सही है, बट ये हमने एक अपने पढ़ने के तरीके को इजी बनाने के लिए यहाँ पर 4 तरीके के ये इस प्रकार से रख लिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, देखिए जहाँ पहला देखिए पॉजिटिव सेंटेंस होने वाला है। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर जो रहने वाला है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद एच वी आने वाला है, उसके बाद एम वी आने वाला है, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर आप जानते हो कि अदर वर्ड्स वगैरह सारे कुछ आएंगे, है ना।
अब नॉट, देखिए नेगेटिव में जहाँ भी आप जाओ ना, नेगेटिव सेंटेंस जो भी सेंटेंस हो, वहाँ देख लेना कि तीसरे स्थान पर हमारी नॉट आने वाली है। कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर। अब देखिए जैसे कि सेल बी, विल बी, आगे प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस में सेल बी और विल बी रहने वाली है साइक्रिया। तो साइक्रिया मेन उसमें सेल और विल है, बी उसमें जोड़ा गया है, एडिशनल हेल्पिंग वर्ब है ना। तो बी से पहले नॉट आएगा, मैंने बोला ना कि नॉट थर्ड प्लेस पर आएगा, तीसरे स्थान पर। जैसे कि अब देखिए यहाँ पर तीसरे स्थान पर, पहले पे सब्जेक्ट है, दूसरे पे एच वी है, तो तीसरे स्थान पर नॉट है, ठीक है। उसके बाद वही सेम देखिए, विल, सेल क्या है? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कि एक में तो क्वेश्चन, यदि कोई डब्ल्यू एच वर्ड है वो बीच में आ जाए, किसी हिंदी वाले वाक्य के यदि बीच में डब्ल्यू एच वर्ड आ जाए तो वो किससे स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। और सॉरी मैं गलत बोल गया है ना, कि यदि बीच में आ जाए तो वो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होगा। यदि सेंटेंस में कोई डब्ल्यू एच वर्ड बीच में आ जाए तो वो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होगा, ठीक है। और यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द किसी वाक्य के शुरू में आ जाए तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। किससे? हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। अब देखिए जैसे कि पहले शायद क्या आ जाए, है ना, क्या, यदि पहले क्या आ जाएगा तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला है, और बीच में कहीं क्यों, कब, कैसे, क्या कुछ भी आ जाए तो वो डब्ल्यू एच वर्ड से उसकी मीनिंग से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अब देखिए इंटरगेटिव में दो फॉर्म होने वाली हैं। पहली फॉर्म डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होने वाला है, और सेकंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। एंड डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होने वाला बस वही है, इंटरोगेटिव ही, सेम इंटरोगेटिव है ना, जो नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब वाला था उससे पहले हमको डब्ल्यू एच वर्ड लगाना है, बस कुछ भी नहीं है। देखिए जैसे ही हम टेंस क्लियर कर लेंगे ना तो उसके बाद इसका ओवरव्यू लेंगे, एक क्या लेंगे? ओवरव्यू। यदि आपको इवन स्ट्रक्चर बनाना भी नहीं आता है ना तो एक लेक्चर में मैं आपको टेंसेस का पूरा निचोड़ दे दूंगा। टोटल 1 घंटे के लेक्चर में टेंस आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। मतलब कि यदि आपका बेसिक बिल्कुल ही कमज़ोर है ना टेंस में, तो आप 1 घंटे के लेक्चर में बिल्कुल टेंस जीरो कर दोगे, मतलब, ठीक है। तो अभी तो हमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, सारे स्ट्रक्चर्स देखने पड़ेंगे, है ना। तो स्ट्रक्चर बनाना मैं आपको सिखा दूंगा, सारी चीज़ बता दूंगा। जैसे कि देखिए अभी बताया था प्रेजेंट परफेक्ट, जहाँ परफेक्ट दिख जाए वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आने वाली है। वर्ब हमने फिक्स कर दी ना। इसी प्रकार से आपको सारी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उन्हें रटा दूंगा, और बाकी का जो स्ट्रक्चर बनाना होता है स्ट्रक्चर बनाना सारा कुछ सिखा दूंगा। वैसे भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप किसी नौकरी के लिए तो आपको इतना तो आता ही होगा, है ना। बट यदि जिन बच्चों को नहीं भी आता है उनको मैं ओवरव्यू दूंगा टेंस का टॉपिक पूरा कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, जिससे वो अपना बेसिक से भी स्टार्ट कर पाए हैं। तो चलते हैं आगे, हमने चारों स्ट्रक्चर देख लिए। और उसके बाद अब देखिए कुछ सेंटेंस हैं इसके। पहला सेंटेंस है तुम घर कब लौटोगे, ठीक है। क्या है? इसे काट दीजिए, है ना, तुम घर कब लौटोगे। तो ये सेंटेंस कौन सा है? पहली बात इंटरोगेटिव है। कौन से टाइप का इंटरोगेटिव है? सेकंड टाइप का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, तो ये स्टार्ट किससे होगा? डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो पहले इस डब्ल्यू एच वर्ड जो वाक्य, डब्ल्यू एच वर्ड जो वर्ड है खुद, उसकी मीनिंग आने वाली है। तो कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हेन, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आने वाली है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो इसका मतलब यू सेकंड पर्सन के हिसाब से विल आने वाली है। व्हेन विल, उसके बाद सब्जेक्ट आने वाला है यू। लौटने की अंग्रेजी लगा सकते हैं हम रिटर्न, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। और घर रह क्या गया? घर की अंग्रेजी तो होम, व्हेन विल यू रिटर्न, रिटर्न होम, है ना। तो यही होगा, देख लीजिए, व्हेन विल यू रिटर्न होम। अगला देखिए, तुम मेरा पैसा कैसे लौटाओगे, है ना। देखिए कैसे, वही इंटरगेटिव। तो हाउ विल यू रिटर्न माय मनी, ओके। अब कर लोगे, इनको कोई दिक्कत नहीं है ना। नौकर कपड़े कब निचोड़ेगा, तो पहले कब की आएगी? व्हेन विल। सर्वेंट थर्ड पर्सन है तो इसलिए विल का यूज हुआ है ना। सर्वेंट, निचोड़ने की अंग्रेजी होती है रिंग, WRING, है ना, रिंग द क्लॉथ्स, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की, तो रिंग लगा दिया, है ना। अब देखिए
हाँ, ये वाले मैंने आपको बेसिक्स में बता दिए थे, है ना। यदि टेंस में एरर बहुत आती हैं ऐसी, कैसे देखिए, यदि WH वर्ड हमारा किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है, कहाँ पर, स्टार्टिंग में, तो WH वर्ड के जस्ट बाद हम HV का यूज करेंगे। किसका, HV का। यदि WH वर्ड हमारा किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है प्रश्नवाचक शब्द की तरह, तो उसके उसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे, HV का यूज। बट यदि कोई एडिशनल सेंटेंस दिया हुआ है, कंडीशनल सेंटेंस दिया हुआ है ना, और उसमें WH वर्ड एक कंजक्शन की तरह प्रयोग हुआ है, किसकी तरह, कंजक्शन की तरह, तो कंजक्शन की तरह जब WH वर्ड प्रयोग होगा तो उसके जस्ट बाद हमको पॉजिटिव वाक्य बनाना है, ना कि इंटरोगेटिव। मेरा मतलब ये है कि उसके WH वर्ड के जस्ट बाद तब हम हेल्पिंग वर्ब नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद जब हेल्पिंग वर्ब आएगी। समझ रहे हैं आप, कि WH वर्ड यदि हमारा किसी सेंटेंस के बीच में आता है कंजक्शन के रूप में, तो WH वर्ड के जस्ट बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर HV आएगी। यही एरर था क्या। देखिए, वैन के बाद विल यूज किया गया है, बल्कि हमको वैन के बाद सी यूज करना, उसके बाद विल यूज करना है ना, वैन सी विल कम हेयर, ठीक है। तो सेकंड वाला गलत होगा, ऊपर वाला रॉन्ग है, सेकंड वाला सही होगा, ऊपर वाला रॉन्ग है ना। सॉरी, थोड़ी टंग लड़खड़ा रही है मेरी। देखिए अगला क्या है, माई फादर इज आस्किंग मी। अब देखिए वही है, हाउ क्या है, WH वर्ड के जस्ट बाद, यदि WH वर्ड कंजक्शन की तरह यूज हुआ है तो WH वर्ड के जस्ट बाद सब्जेक्ट आने वाला है, नहीं कि हेल्पिंग वर्ब। तो हाउ आई विल फिनिश माई वर्क, ऊपर वाला गलत है और नीचे वाला सही है, ठीक है। सी वांट्स टू नो, यही है, हाउ के बाद यू आने वाला है, ठीक है, नीचे वाला सही, ऊपर वाला गलत, ठीक है। अब देखिए इसमें एक कंडीशनल सेंटेंस बनता है, किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट में। वो क्या बनता है, देखिए दो सेंटेंस दिए हुए होंगे, वो ज़्यादातर तो इफ से जुड़े होंगे, किससे, इफ से, कंजक्शन होगा इफ। एक सेंटेंस में हमको कंडीशन दी जाएगी कोई भी, और दूसरे सेंटेंस में हमको दी जाएगी उस कंडीशन का रिजल्ट, ठीक है। देखिए, ठीक है, तो एक सेंटेंस में हमको दिया जाएगा कंडीशन, और दूसरे सेंटेंस में दिया जाएगा रिजल्ट। तो जिस सेंटेंस में हमको कंडीशन दी जाएगी उस सेंटेंस में बनाएंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, उस सेंटेंस को ट्रीट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह। और जिस सेंटेंस में हमको रिजल्ट दिया जाएगा उस सेंटेंस को यूज करेंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट की तरह। अब देख लीजिए, पहले कोई कंडीशन बनाई जाएगी या फिर रिजल्ट आ जाएगा, भाई पहले पेपर दोगे तभी तो पास होगे, एग्जाम पहले होंगे ना, तो कंडीशन पहले, तो कंडीशन तो आएगी प्रेजेंट में, बाद में क्या होने वाला है, रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट तो आने वाले समय की बात है, कब की, फ्यूचर की, है ना। तो बाद में जो कार्य होगा उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट, और जो पहले जो कार्य हुआ है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए आगे क्वेश्चन, देखिए, दिस स्मॉल टेबल विल कोलैप्स इफ यू विल स्टैंड ऑन इट। शायद ये दोनों सेम ही करती हैं, सॉरी नहीं, हाँ देखिए क्या कह रहा है ये, दिस स्मॉल टेबल विल कोलैप्स, ये छोटी सी टेबल टूट जाएगी यदि तुम इस पर खड़े होगे तो। अब देखिए पहले टूटेगी कब, टूटेगी तो तभी जब खड़े हो जाएगा पहले उस पर कोई, सही बात है ना। तो पहले खड़ा होगा ना, तो खड़ा होने वाला जो वाक्य है वो ये है सेकंड वाक्य, और सेकंड वाक्य में पहले काम होना खड़ा होना, तो जो काम पहले होगा वो किस टेंस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर विल बिल्कुल नहीं आएगा, भाई क्यों आएगा विल, जो काम पहले हो रहा है उसमें हमको क्या लगाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से पहले इसमें विल बिल्कुल नहीं आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब में एस या एस लगेगा, एफर्मेटिव में यही तो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। बट सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल, तो वर्ब में भी एस या एस नहीं लगाना है हमको, नॉर्मली वर्ब आ जाएगी। तो देखिए विल स्टैंड की जगह ओनली स्टैंड आ जाएगा, क्या आने वाला है इसका आंसर, द स्मॉल टेबल विल कोलैप्स। यहाँ सही है विल, भाई टूटेगी तो बाद में ही, तो रिजल्ट तो बाद में आना है ना, तो वो तो बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में, विल कोलैप्स इफ यू स्टैंड ऑन इट, ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन गया, है ना। अब देखिए अगला, इफ़ ही विल कम टू आई विल हेल्प हिम, यदि वो मेरे पास आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा, है ना। तो पहले वो पास आएगा
या मदद पहले तो पहले मतलब पहले से पहले की कर दी जाएगी? पहले तो वो मेरे पास आएगा ना, उसके बाद ही तो मदद करूँगा मैं, ठीक है ना। तो पहले काम कौन सा हो रहा है, वो मेरे पास आएगा, तो ही विल कम टू नहीं आएगा, क्योंकि जो पहले कार्य होगा उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे, है ना। तो ही विल को हटाकर वर्ब में एस आई एस लगा देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम के अनुसार, तो कम्स हो जाएगा, ही कम्स टू। और सेकंड वाला क्या है, मैं उसकी हेल्प करूंगा, तो हेल्प तो बाद में होगी रिजल्ट के तौर पर, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट में बनने वाला है, आई विल हेल्प हिम। ओके, समझ आया होगा, आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए इसका एक और बनता है, थोड़ा सा देख लीजिए इसे, एडिशनल सब्जेक्ट एडिशनल ही है सेंटेंस। देखिए यदि हमारे लिए कहीं भी व्हेनेवर दे रखा हो, स्टार्टिंग में सेंटेंस के स्टार्टिंग में इफ़ दे रखा हो, अनलेस दे रखा हो, एज सून एज दे रखा हो, टिल दे रखा हो, अनटिल दे रखा हो, ठीक है, इनमें से एक वर्ड कोई सा भी हो, उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट का यूज हुआ हो और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ हो, ठीक है, ये बन गया हमारा सेंटेंस फर्स्ट, मतलब कि क्लॉज फर्स्ट। तो सेकंड क्लॉज में डेफिनेटली फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। क्या आएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है ना। ये वही है जो पीछे हमने पढ़ा है, उसमें इफ़ के साथ ही बताया गया था ओनली, यहाँ पर बता दिया गया है कि इफ़ के अलावा ये भी आ सकते हैं, व्हेनेवर आ सकता है, अनलेस आ सकता है, एज सून एज आ सकता है, टिल आ सकता है, अनटिल आ सकता है, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या है यहाँ पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है ना, तो अगला वाला फ्यूचर इंडेफिनिट होने वाला है। नहीं समझे आप? ठीक है, इसका पैटर्न ये रहने वाला है, यदि सेंटेंस के स्टार्टिंग में व्हेनेवर आए, इफ़ आए, अनलेस आए, एज सून एज आए, टिल आए, अनटिल आए, इनमें से कोई सा भी आए, उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट आए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, तो अगला वाला जो क्लॉज होगा उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज होगा, ठीक है। कंप्लीट, ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारा हाँ देखिए एक चीज़ और बता दूं मैं आपको। देखिए यदि हमसे यहाँ पर कोई ऐसा कोई वर्ड तो है नहीं इसके लिए, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुत से वर्ड होते हैं, करंटली, ओकेजनली वगैरह, डेली वगैरह, है ना, ऐसे कुछ। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है, बस एक चीज़ यदि हमको कहीं दी हुई है सेंटेंस में, नेक्स्ट प्लस टाइम दे रखा है, सेंटेंस में यदि नेक्स्ट प्लस टाइम दे रखा हो, है ना, और वहाँ पर हमको वर्ब पूछी जाए, क्या पूछी जाए, तो वर्ब, उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट के हिसाब से वर्ब लगानी, किसके हिसाब से, फ्यूचर इंडेफिनिट के हिसाब से। बस एक ही चीज़ है, नेक्स्ट प्लस टाइम दे रखा हो, क्या दे रखा हो, नेक्स्ट प्लस टाइम, लिख लेना इसको। यदि किसी सेंटेंस में हमको नेक्स्ट प्लस टाइम दे रखा है और वर्ब पूछी जाए, तो उसमें हमें फ्यूचर इंडेफिनिट के हिसाब से भरनी है, क्या सेल और विल में से कोई एक लगानी है एच वी, और वर्ब की लगानी है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। बस अगले टेंस पर आते हैं, अगला टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता क्या है एक्चुअली, है ना, तो कुछ नहीं है, ये भी बहुत सिंपल है, यदि कोई कार्य आने वाले समय में लगातार चलता रहे, रुके ना। अब देखिए वही तो होता है फ्यूचर कंटिन्यूस, जैसे कि इफ़ एन एक्शन कंटिन्यूज इन द फ्यूचर इट कम्स अंडर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। यदि कोई कार्य आने वाले समय में लगातार कंटिन्यू रहे, चलता रहे, तो यह है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंडर आएगा, ठीक है। इसमें वही 4 तरीके के सेंटेंस होने वाले हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं क्या होने वाला है। देखिए इसमें एच वी, देखिए पहली बात मैंने आपको वर्ब तो बता ही दी थी, जहाँ पर कंटिन्यूस आने वाला है वहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसी को तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं, ठीक है। वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं, 5 फॉर्म। आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सुनी ही होंगी। फोर्थ फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, इन्फिनेटिव सुना है ना आपने, इन्फिनेटिव फॉर्म 2 + V1, वो होती है फिफ्थ फॉर्म, है ना। तो फोर्थ फॉर्म बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। अब देखिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म आने वाली है, एच बी क्या आने वाला है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, सेल या विल प्लस में बी। यदि इसे ऐसे लिखें तो बेटर रहेगा, क्यों, मैं इसका आपको बता दूंगा थोड़ा। देखिए अब यदि इसको हम सेल बी विल भी लिखेंगे ना, तो वो ठीक नहीं होगा। यदि यूँ लिखें सेल या विल प्लस में बी, ठीक है, ये
एच वी है हमारे पास, बी है जो, है ना। अब देखिए मैंने आपको बताया था जैसे कि नेगेटिव आने वाला है कोई वाक्य, तो नेगेटिव में तीसरे नंबर पर नोट आएगा। कौन से नंबर पर? तीसरे नंबर पर। तो हमको बी से पहले नोट लगाना है ना। तो बी हमारा एडिशनल एच वी है, तो पहला तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, दूसरा हमारा मेन एच वी। तो मेन एच वी सेल या विल लगाने के जस्ट बाद नोट लगा देंगे। तो यही फ़ायदा है बी को साथ ना लिखने का, ठीक है ना। हम नोट के बाद बी लगा सकते हैं, लगाएंगे लगा ही कह सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमने बी अलग लिखा है। अब देखिए तो इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, वही सबका सेम ही होता है। बस वही बदलते हैं एच बी और एम बी। अब देखिए सब्जेक्ट फर्स्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सेल या विल प्लस में बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस डॉट 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 जो भी कुछ होता है अदर वर्ड्स वगैरह वो आप लिख लोगे, है ना। नेगेटिव में क्या होने वाला है, थर्ड नंबर पर आने वाला है नॉट, सब्जेक्ट प्लस एच वी जिसमें विल और सेल होने वाले हैं, और प्लस में नॉट, उसके बाद भी लगेगा क्या, बी, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आगे होने वाला, ठीक है। अब देखिए इंटरगेटिव में विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी देखिए पहले मेन एच वी ली गई है ना, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद जब लगाई गई है क्या, एडिशनल एच वी, है ना। अब यदि विल बी सेल बी को ही हम एच वी बोल दें, मेन एच वी, तो विल बी सेल बी यहाँ पर लगा देते तो फिर वो गलत हो जाता ना। तो यही बात है कि हमने सेल या विल प्लस बी लिखा था, ठीक है। तो विल या सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट प्लस डॉट 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 होने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो अपना सेकंड टाइप का इंटरगेटिव था उसमें डब्ल्यू एच वर्ड पहले आने वाला है, बाकी सेम फर्स्ट टाइप रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए इसमें सेंटेंस कुछ, क्या शाम को भारी बारिश हो रही होगी। देखिए दो तरीके से बनाया गया है, दो तरीके से, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। क्या है, देखिए यहाँ पर रेनिंग हैवीली लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है कि भारी बारिश होना, भारी बारिश, रेनिंग हैवीली भारी बारिश, है ना। नीचे लिखा गया है डाउनपोर, डाउनपोर इसका मतलब मूसलाधार बारिश, मतलब कि वही मूसलाधार बारिश, वही भारी बारिश होती है जिसे मूसलाधार बारिश कहते हैं, ठीक है ना, डाउन पोरिंग। तो इस दो दो वर्ब से बनाया गया है एक्चुअली, ये कुछ नहीं है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ये फर्स्ट टाइप का इंटरगेटिव है, क्या से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो पहले तो इसमें एच बी आएगी, एच बी देखिए एच बी आएगी सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए इसमें कुछ सब्जेक्ट है क्या, नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए जिनमें सब्जेक्ट नहीं होती है ना, उनमें उन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम दो सब्जेक्ट का यूज करते हैं जिनको हम डमी सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या होते हैं वो, इट और देयर। जिन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होते हैं उनमें दो सब्जेक्ट का यूज करते हैं उन्हें बनाने के लिए, किसका, इट और देयर का। इन्हें डमी सब्जेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डमी सब्जेक्ट, ठीक है। ओके, तो यहां पर हमने किसका यूज कर लिया है, इट का। तो इट क्या है, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन के साथ एच बी क्या आने वाली है, विल, तो विल इट, उसके बाद बी रह रहा है तो बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो रेन, बारिश होना तो रेन, रेनिंग में आईएनजी, रेनिंग, उसके साथ ये क्या है, हैवीली इन द इवनिंग, वही सेम ये बना है, तो विल इट बी डाउन पोरिंग इन द इवनिंग, ठीक है। अगला सेंटेंस भी देख लीजिए क्या है, दोपहर में सूरज चमक रहा होगा, है ना। अब देखिए इसमें तो दे रखा है नॉर्मली, सूर्य क्या, चमकने का कार्य कौन कर रहा है, सूर्य। तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो है हमारे पास सूर्य, तो द सन विल बी शाइनिंग इन द आफ्टरनून। यदि कोई भी वाक्य आपको समझ ना आए ना तो एक बार कमेंट में डाल देना कि ये वाक्य हमको समझ नहीं आया, दोबारा से मैं रिपीट कर दूंगा उसको, ठीक है ना। ऐसा कुछ खास है नहीं, तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम लेने वाला नहीं हूँ, है ना। क्यों, ज़्यादा टाइम हमारा कंडीशनल सेंटेंस में या फिर एडिशनल सेंटेंस में जाने वाला है, ठीक है। अनरियल सेंटेंस आने वाले हैं आगे, तो उनमें ज़्यादा टाइम देंगे, ऐसे इंग्लिश बनाने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं देने वाले, क्योंकि हम जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम्म? कोई 10th क्लास के बच्चे नहीं है ना। तो देखिए अगला क्या है, इस रविवार भारतीय लोग काबुल से वापस लौट रहे होंगे ना, तो भारतीय लोग फर्स्ट इंडियंस विल बी रिटर्निंग फ्रॉम काबुल दिस संडे। ओके, अगला देखिए, जब तुम घर पहुंचोगे तुम्हारा बड़ा भाई पढ़ाई कर रहा होगा। अब देखिए इसमें कितने, दो सेंटेंस आए, कितने आए, दो सेंटेंस। जब तुम घर पहुंचोगे, व्हेन यू रीच होम। ऐसे यदि वाक्य आ रहे हैं हमारे पास, हम्म, जिनमें दो उपवाक्य दे रखे हैं,
और जब से स्टार्ट हो रहे हैं, जब कब से, है ना। तो जो पहले वाला वाक्य जो जब के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो उसमें वही हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो वही है, व्हेन यू रीच होम योर एल्डर ब्रदर विल बी स्टडिंग। ठीक है, सेकंड वाले में प्रेजेंट वही फ्यूचर कंटिन्यूस लगा देंगे, फर्स्ट वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, अगले महीने इस समय हम अभ्यास कर रहे होंगे, वी शैल बी प्रैक्टिसिंग दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। ओके, आगे चलते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस अपना कंप्लीट होता है। अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट पर। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है? देखिए, हिंदी में यदि देखें हम तो फ्यूचर परफेक्ट आने वाले समय में कोई समय दिया हुआ है हमें, और उस समय से पहले कोई कार्य पूरा हो जाए। मतलब फ्यूचर में कोई पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, और उस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हमारा कार्य कंप्लीट हो जाए, उस पॉइंट ऑफ टाइम से जस्ट पहले, तो वो किसके अंडर आने वाला है? फ्यूचर परफेक्ट के अंदर। देखिए, इफ एन एक्शन टेक्स प्लेस बिफोर द गिवन टाइम, फ्यूचर में दिए गए किसी टाइम से पहले यदि कोई कार्य संपूर्ण हो जाता है तो वो फ्यूचर परफेक्ट के अंडर आएगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि ये उससे बताया, ये हमारे गुरु कभी पढ़ाया करते थे हमें, तो उसी टाइप से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। देखिए, ये तो प्रेजेंट टेंस है, पहले प्रेजेंट है, उसके बाद आगे तो आने वाला फ्यूचर। देखिए, फ्यूचर में टाइम तो हमको यहाँ दे रखा है, कहाँ दे रखा है? यहाँ पर। बट यदि इससे पीछे आए हम थोड़ा सा, है ना, टाइम तो हमको आगे दे रखा है, बस जो हमारा काम है वो यहीं पर फिनिश हो गया, उस पॉइंट से पहले, है ना। तो ये क्या कहलाएगा? फ्यूचर परफेक्ट। हमारे टाइम से पहले यदि कोई कार्य कंप्लीट हो जाए, कौन से टेंस में? फ्यूचर टेंस में, तो वही तो फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर देखते हैं वही चारों का। स्ट्रक्चर से पहले हम वही देख लेते हैं एक बार। देखिए, तो देखिए, मैंने बताया था कि परफेक्ट में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होने वाली है। क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो नॉर्मली सी बात है, वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज होने वाली है, परफेक्ट है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक है, अगली बात, इसमें जो एच बी यूज होने वाली है वो क्या रहेगी हमारी? विल या सेल, प्लस में हैव। ठीक है, विल सेल मेन है और हैव क्या है? एडिशनल एच बी। ओके, उसी हिसाब से जिस हिसाब से हमने बी को अलग किया था। क्यों? जहाँ पर ओनली एच बी लगाने का काम हो तो वहाँ पर हमें सेल या विल लगानी है, हैव को उसी स्थान पर लगाएंगे जहाँ पर उसकी ज़रूरत होगी, है ना। जैसे कि हम नेगेटिव में करने वाले हैं और इंटरोगेटिव में करने वाले हैं। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं, देख लीजिए कि पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है? सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव, वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट। फिर नेगेटिव का क्या रहने वाला? वही तीसरे नंबर पर नोट रहने वाला है, सब्जेक्ट प्लस एच बी, सेकेंड नंबर हो गया, थर्ड नंबर पर नोट, उसके बाद हैव लगेगा, वी थर्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप, पहले एच बी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव आने वाला है। ठीक है, और यदि हाँ ये चीज़ और ध्यान रखना, इंटरोगेटिव में भी नेगेटिव आ जाए तो थर्ड नंबर पर, किस नंबर पर? थर्ड नंबर पर नोट आने वाला है, थर्ड नंबर पर, है ना। और जहाँ पर दिख रहा हो कि थर्ड नंबर हमारा सब्जेक्ट का रह रहा है, सब्जेक्ट आने वाला है ना। यदि किसी सेंटेंस में दिख रहा हो कि थर्ड नंबर तो हमारा सब्जेक्ट का होने वाला है, किसका? सब्जेक्ट का, तो वहाँ से नोट को हम थोड़ा पोस्टपोन कर देंगे, फोर्थ नंबर पर लगा देंगे, जैसे कि डब्ल्यू एच वर्ड वाले में दिखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड, फिर एच बी, फिर सब्जेक्ट, फिर फोर्थ नंबर पर लगाया गया। क्यों? क्योंकि जो सब, हालांकि नोट थर्ड नंबर पर आता है, कौन से नंबर पर? थर्ड नंबर पर। बट एक और बात है इसके साथ कि ये सब्जेक्ट से पहले नहीं आ सकता। किससे पहले? सब्जेक्ट से पहले। जैसे कि हमारा जो एडिशनल एच बी होता है वो सब्जेक्ट से पहले नहीं आ सकता, इसी प्रकार ये नोट हमारा सब्जेक्ट से पहले नहीं आ सकता। ठीक है, जहाँ हमारा सब्जेक्ट बीच में ना अड़े तो वहाँ पर तो हम थर्ड स्थान पर लगाएंगे इसको, नोट को। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखिए, इसके कुछ सेंटेंस हैं, उन्हें देख लेते हैं। क्या है ये? हम कल शाम तक घर पहुँच चुके होंगे, है ना। तो वी शैल हैव रीच टू होम बिफोर टुमारो इवनिंग। नॉर्मली सा था, वी शैल हैव रीच, तड़पम आ जाएगा, टू होम, शाम से पहले, तो बिफोर टुमारो इवनिंग, नॉर्मली सा है, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका सोमवार से पहले तालिबान पर आक्रमण कर चुका होगा, है ना। अमेरिका विल हैव टेकन ऑन। ठीक है, फ्रेजल वर्ब है,
फ्रेजल वर्ब है टेक ऑन, क्या है, टेक ऑन, इसे लिख लेना टेक ऑन, फ्रेजल वर्ब है ये टेक ऑन। इसका मतलब होता है अटैक, क्या होता है, अटैक, आक्रमण करना, ठीक है, लिख लेना इसको जरूर, फ्रेजल वर्ब आपके कोर्स में है ना। तो टेक ऑन, टेक ऑन का मतलब क्या होता है, अटैक, किसी पर आक्रमण करना, ओके। तो अमेरिका विल हैव टेकन ऑन तालिबान बिफोर मंडे, नॉर्मली सता कर लेंगे आप सब। ये अगले जो वाक्य कुछ 10 बजे से पहले वह घर लौट चुका होगा, है ना। ही विल हैव रिटर्न्ड टू होम, है ना। यहाँ पर थोड़ा कुछ रह गया है, उसे लिखना है, ही विल रिटर्न्ड होम बाय 10 o'clock, ठीक है। जब तुम स्टेशन पहुँचोगे ट्रेन छूट चुकी होगी। व्हेन यू रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पढ़ चुके हैं आप इन सबको, ठीक है। अब देखिए अगला जो है रहने वाला है एग्जाम्पल, हम अक्टूबर तक अपना सिलेबस पूरा कर चुके होंगे। वी शैल हैव कंप्लीटेड आवर सिलेबस बिफोर अक्टूबर। जब मैं उससे मिलूंगा तो वह नौकरी छोड़ चुका होगा। व्हेन आई मीट हिम ही विल हैव रिजाइंड द पोस्ट, ठीक है। इन सब का मैंने आपको बता ही दिया था। देखिए जब से स्टार्ट होने वाले हैं तो या इसके बाद व्हेन के बाद तो हमेशा लगभग हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट आने वाला है, ठीक है ना। सेकंड वाला वही टेंस आने वाला है अपना। फ्यूचर के जितने भी सेंटेंस होते हैं ना अपने एडिशनल बनते हैं, वो फ्यूचर के सेंटेंस अपने एडिशनल जो बनते हैं ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ बनते हैं। किसके साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ, ठीक है ना। इनको ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जब मैं उससे मिलूंगा तो वह नौकरी छोड़ चुका होगा। व्हेन आई मीट हिम, जब मैं उससे मिलूंगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएं। ही विल हैव रिजाइंड द पोस्ट। जब तुम पौधों को पानी दोगे, व्हेन यू विल हैव विदर्ड बाय द टाइम यू गिव देम वाटर। जब तुम पौधे, ये दूसरे टाइप से बनाया गया है, ये दूसरे टाइप से बनाया गया है, बट आप बना लोगे, है ना। जब तुम पौधों को पानी दोगे, है ना। अब ऐसे नॉर्मली ये भी बना सकते हो, व्हेन यू गिव द वाटर टू द प्लांट्स पौधों, है ना। कॉमा लगा के द फ्लावर विल हैव विदर्ड, है ना, मुरझा चुके होंगे, ये बना देंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए आगे सिंस और फोर का यूज आने वाला है। किसका, सिंस और फोर का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो उसके लिए हमको पहले सिंस और फोर के बारे में जानकारी थोड़ी सी होनी जरूरी है ना। तो देखिए सिंस फोर एक समय को बताने के लिए व्यक्त किए जाते हैं। ये दोनों वर्ड क्या क्या है, सिंस और फोर, ठीक है। सिंस कहाँ यूज होता है और फोर कहाँ यूज होता है, ये देख लीजिए। देखिए सिंस जो यूज होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। समय का कोई निश्चित बिंदु दिया हुआ हो, समय का कोई निश्चित बिंदु दिया हुआ हो, उसके लिए सिंस का यूज होगा। किसका, सिंस का। देखना उल्टा है ये थोड़ा सा, है ना, नीचे लिखा हुआ है इसका सिंस का और फोर का ऊपर लिखा हुआ है ना। तो सिंस कहाँ यूज होगा, जहाँ पर समय का बिंदु दिया हुआ है। फोर कहाँ यूज होगा, जहाँ समय की अवधि दी हुई है, कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ एग्जैक्ट कि इस समय पर, वहाँ पर एक लंबी अवधि दी हुई होगी। क्या, लंबी अवधि, ठीक है, पीरियड दिया होगा एक, है ना। और सिंस के लिए टाइम, ठीक है। देखिए जैसे कि एग्जांपल में भी देख लेते हैं। फोर कहाँ यूज होगा, 2 days 2 दिनों से, अ फ्यू डेज कुछ दिनों से, मैनी डेज बहुत दिनों से, ए लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम का पॉइंट थोड़ी नहीं दिया हुआ है ना, एक अवधि दी हुई है। दीज मंथ्स, इन दिनों, 3 months, सॉरी 3 महीनों से, 6 weeks। हाँ एक चीज़ और देख लीजिए, क्या कि जो हमारा इसकी जो नॉर्मली पहचान रहने वाली है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। देखिए इसमें पहली बात तो रहा होगा, रही होगे, या फिर ऐसे कुछ वर्ड आने वाले हैं ना। सेकंड बात, जो समय होगा ना, इसमें समय दिया हुआ होगा, क्या चीज़, समय। तो समय से बाद में से वर्ड आता है एक, क्या, से वर्ड। यदि समय के बाद से वर्ड दिया हुआ है, क्या वर्ड, से, तो उसी के साथ हम ये यूज करेंगे। यदि समय दिया हुआ है और रहा होगा, रही होगे, ऐसे कुछ वर्ड दिए हुए हैं, से शब्द नहीं दिया हुआ, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में चला जाएगा, ठीक है ना। से शब्द का बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर,
बहुत महत्व है ना से शब्द का, तो से शब्द जरूरी है दिया हुआ होना। ओके, देखिए सिंस का यूज कहाँ होने वाला है, सिंस का यूज होने वाला है मेनली उन जगहों पर जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ, एक एग्जैक्ट बिंदु दिया हुआ, जैसे कि किसी दिन का नाम दे दिया, संडे मंडे कुछ भी है ना। नेम ऑफ मंथ, किसी महीने का नाम जनवरी फरवरी। नेम ऑफ ईयर, किसी ईयर का नाम 2001 2002 ऐसा कुछ है ना। किसी निश्चित डेट को दे दिया 4 तारीख 5 तारीख है ना। नेम ऑफ फेस्टिवल, किसी त्यौहार का नाम दिवाली से, होली से, पिछली दिवाली से है ना। नेम ऑफ ओकेजन, यही किसी अवसर का नाम है ना, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमारा फ्रेशर पार्टी वगैरह है ना, या न्यू ईयर पार्टी वगैरह है ना। स्टेज ऑफ लाइफ, जीवन की कोई स्टेज दे रखी हो, जैसे कि बचपन से या फिर जवानी से या फिर बुढ़ापे से, कुछ भी है ना। तो पार्ट्स ऑफ डेज, या दिन का कोई समय दिया हुआ, जैसे कि इवनिंग, आफ्टरनून है ना, मॉर्निंग, ये सारे कुछ है ना। जैसे कि एग्जांपल बताया गया सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, सिंस 2010 एंड सिंस 1947। ठीक है, ये सारे वर्ड इन वर्ड के साथ ऐसे ऐसे यूज़ करते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, देखिए इसमें भी दिया हुआ है कुछ एग्जांपल सिंस के साथ, इसमें आप कर लोगे। ठीक है, अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। देखिए जब कोई कार्य आने वाले समय में कुछ समय के साथ है ना स्टार्ट होता है, और वो आगे आने वाले समय में, उससे आगे आने वाले समय में लगातार चलता रहता है। ठीक है, यदि कोई कार्य फ्यूचर टाइम में कुछ समय के साथ स्टार्ट होता है और उससे आगे आने वाले समय में लगातार चलता रहे, तो वो टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंडर आएगा। जैसे कि इंग्लिश में देखते हैं हम, इफ एन एक्शन बिगिंस इन द फ्यूचर विद सम टाइम, ठीक है, एंड कंटिन्यूज इन द फ्यूचर, इट कम्स अंडर द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर प्रेजेंट का टाइम आने वाला है, यहाँ पर फ्यूचर का टाइम आने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको कोई एग्जैक्ट टाइम दे दिया, ये टाइम, यहाँ से यहाँ तक का टाइम ले लिया इसने फ्यूचर में, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, यहाँ तक का टाइम तो लिया है इसने, बट यहाँ से यहाँ तक तो चला गया है। ठीक है, तो यहाँ तक का टाइम तो इसने ले लिया, बट इससे आगे ये जारी है फ्यूचर में, रुका नहीं है। इतना टाइम लेकर भी ये कार्य रुका नहीं है, यहाँ तक भी, इससे आगे ये जारी है। ठीक है, ये चीज़ समझाया गया इस डायग्राम के थ्रू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिंस की जगह पर मेनली फ्रॉम का यूज किया जाता है। फ्यूचर टेंस में हम पास्ट में और प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस फो का यूज करते हैं ना, जैसे वैसे ही फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस की जगह पर अधिकतर फ्रॉम का यूज किया जाता है। किसका? फ्रॉम का। फो की जगह पर फोर ही रहता है। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ा सा। तो देखिए इसके लिए वही चार पहले बताते हैं आपको हेल्पिंग ऑफ। देखिए कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। परफेक्ट के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जिसके लिए हम बीन लगाते ही हैं इसमें। ठीक है, सेकंड बात, वर्ब कंटिन्यूअस के हिसाब से आएगी तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, अब अगली बात देखिए, इसकी क्या रहने वाली है, एचबी क्या रहने वाली है, विल या सेल प्लस में हैव बीन, क्या चीज, हैव बीन। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर देखते हैं हम। देखिए पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आना है, उसके बाद सेल या विल आना है, उसके बाद हैव बीन आना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आनी है, फिर ऑब्जेक्ट आना है, फिर अदर वर्ड्स हैं कुछ वो देने हैं, लास्ट में क्या आएगा, फ्रॉम या फोर आएगा। जैसा टाइम दे रखा है हमको, पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है तो फोर आएगा, और पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है तो फ्रॉम आएगा, प्लस में जो टाइम दे रखा है वो आएगा। ठीक है, कुछ बचा है बाद में तो उसे लिख देंगे। ठीक है, अगला नेगेटिव में वही थर्ड नंबर पर नोट आने वाला है, अदरवाइज सेम है सारा कुछ। ठीक है, देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस सेल विल, फिर नोट आएगा, फिर हैव बीन आएगा, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोर प्लस टाइम डॉट डॉट डॉट। अब इंटरगेटिव में वही दो रहने वाले हैं,
एक तो HV से स्टार्ट होने वाला और एक WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला, ठीक है। HV से स्टार्ट होगा जो, उसमें सबसे पहले HV आएगी, सेल या विल, हैव बीन नहीं आने वाला, हैव बीन एडिशनल में है ना, तो ओनली सेल या विल आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगी। और यदि ये इंटरोगेटिव में भी नेगेटिव दे रखा है तो थर्ड नंबर पर नोट आ जाएगा, यदि नेगेटिव नहीं है तो नोट यहाँ पर नहीं आएगा। उसके बाद हैव बीन आने वाला है, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में ING आने वाली, ऑब्जेक्ट आने वाला है, प्लस में वही सेम रहने वाला है फ्रॉम या फोर के साथ टाइम प्लस डॉट 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 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। WH वर्ड वाले में बस WH वर्ड सामने आने वाला है, बाकी वही सेम, ठीक है। आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ नहीं है एग्जाम्पल में, जस्ट थोड़ा सा हमारा चेक किया है। देखिए यहाँ पर दे रखा फ्रॉम मॉर्निंग नेक्स्ट मंडे, है ना, तो अगले रविवार की सुबह से। फ्रॉम के साथ टाइम का यूज किया गया है, ठीक है, ये बात पहली बात। अगली बात हमको बताया गया है कि यहाँ पर क्या है, फ्यूचर टेंस, सेल बी यूज कर सकते हैं या फिर सेल हैव बीन यूज कर सकते हैं। तो टाइम के साथ क्या यूज किया गया है, फ्रॉम। तो फ्रॉम कहाँ पर यूज होता है, फ्रॉम या फोर, प्रेजेंट पर सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो यहाँ पर यदि फ्रॉम का यूज ना होता, जस्ट यही होता मॉर्निंग नेक्स्ट संडे, है ना, यदि फ्रॉम का यूज ना होता तो यहाँ पर सेल बी लगा सकते थे हम, बट यहाँ पर फ्रॉम का यूज हुआ है इसीलिए सेल बी नहीं आएगा, सेल है बीन आएगा। क्यों, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन गया, ओनली एक वर्ड की वजह से, किसकी वजह से, फ्रॉम की वजह से, ठीक है ना, जो मैंने बता दिया था। जैसे कि हिंदी में यदि से नहीं आया ना समय के बाद तो वो टेंस ही चेंज हो जाएगा, समझे ना आप, ठीक है। अगला देखिए एग्जांपल, देखिए वी ब्लैंक वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 6 ईयर बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, है ना। देखिए 4 प्लस टाइम, एक बात तो क्लियर होगी हमारी, क्या चीज़, 4 प्लस टाइम है, एक बात तो क्लियर होगी, क्या चीज़ क्लियर हुई कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस वाला है, किस वाला, परफेक्ट कंटिन्यूस वाला। अब हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो। अब देखिए अगला चीज़ देखिए, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वर्ड यूज हुआ, नेक्स्ट वर्ड कहाँ यूज होगा अपना, फ्यूचर में। भाई नेक्स्ट वर्ड भविष्य को ही तो बता रहा है, भविष्य टाइम को, तो नेक्स्ट वर्ड कहाँ यूज होगा, फ्यूचर में। एब्सोल्युटली श्योर हो गया, यकीनन हो गया क्या, कि ये जो सेंटेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का है, ठीक है। फ्यूचर कहाँ से निकला, नेक्स्ट से, और परफेक्ट कंटिन्यूस कहाँ से निकला, 4-6 ईयर्स, इस वर्ड से, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का हुआ, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में सेल हैव बीन या विल हैव बीन लगाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ विल हैव बीन या सेल हैव बीन आएगा, जो कि डी आंसर डी ऑप्शन में है, जो कि करेक्ट है, ठीक है। अगला देखिए, देखिए इसमें ओनली ये पूछा गया है कि यहाँ पर सिंस का यूज़ किया जाए या फ्रॉम का यूज़ किया जाए। आई सेल हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स सिंस या फ्रॉम। अब देखिए यहाँ में एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या चीज़ है, पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, किसका, सिंस का। यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस की जगह पे कार्य कौन करता है, फ्रॉम। तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का, कर दिया फ्रॉम का यूज, बस नॉर्मली सा था। अब देखिए आगे, अगला कुछ नहीं है, जस्ट बनाया ही गया। अशोक विल हैव बीन परसुइंग हिज MBA फ्रॉम 30 जून। देखिए यहाँ पर फ्रॉम का यूज क्यों किया गया है, 13 जून, ठीक है। इट विल हैव बीन रेनिंग फ्रॉम 6 जून, ठीक है। तो 6 जून एग्जैक्ट टाइम है, इसलिए फ्रॉम का यूज किया गया है, ठीक है। तो ये था हमारा, ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, ठीक है। यदि आपको पसंद आया, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। यदि कोई गलती कर रहा हूँ मैं, तो प्लीज़ मेरी गलती को निकालें, जिससे कि मैं आगे और भी अच्छा कर पाऊँ, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप मेरी गलतियाँ तो निकालो कम से कम, है ना, जिससे मैं अपने आप में सुधार कर पाऊँ, ठीक है। तो बताना कमेंट करके जैसी भी वीडियो लगी हो आपको, और आपके साथ मेहनत करने वाले हैं हम, तो जुड़े रहें हमसे, अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहें, बस यही है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में,
और प्लेलिस्ट की जो सारी वीडियो हैं अभी तक आपने नहीं देखी हैं बेसिक्स की, तो उनको जाकर जरूर देखना एक बार, ठीक है, क्योंकि आपका इंग्लिश का बहुत अच्छा बेसिक होने वाला है उनको देखने के बाद, ठीक है। चलते हैं, बाय बाय, टाटा।